सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं 18th में के टॉप 10 जीके एमसीक्यूज अलॉन्ग विद एडिशनल इंफॉर्मेशंस। पहला सवाल देखिएगा। सो द सेंटर हैज रेज द बोरोइंग लिमिट ऑफ द स्टेट फ्रॉम 3% ऑफ देयर जीडीपी टू हाउ मच। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं स्टेट्स की एक बोरोइंग लिमिट होती है जो अभी 3% है उनके जीडीपी का, जिसको हम जीएसडीपी भी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब 3% से बढ़ा के 5% कर दिए। ठीक है, सो फ्रॉम 3% टू 5%। चेंजेस और भी करे हैं, वो देख लीजिए। सो हेल्थ में जैसे कि आप देख सकते हैं, पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करी गई है। इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक हेल्थ लैब्स हर डिस्ट्रिक्ट में सेट होगी। डिस इन्वेस्टमेंट की फील्ड में भी काफी स्टेप्स लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उनमें जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं उन्हें प्राइवेटाइज करा जाएगा, और जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें 4 से ज्यादा पीएसयूज नहीं होंगे। इसके नोटिफिकेशंस जल्दी आएंगे। ओके, बाकी स्टेट्स का देख लीजिए। बोरोइंग लिमिट 3% से बढ़ा दी गई है, 5% हो गई है अब, तो आप उसका फर्क अमाउंट में भी देख सकते हैं। पर इसमें से काफी हिस्सा रिफॉर्म से लिंक होगा कि बोरिंग लिमिट जो बढ़ाई गई है, अगर स्टेट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स को अप्लाई करते हैं तभी इस एक्सटेंडेड लिमिट को यूज कर पाएंगे। ठीक है। मनरेगा स्कीम जो है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो रहती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, सो इसमें 40,000 करोड़ से अलोकेशन बढ़ाया गया है और टारगेट क्या है? 300 करोड़ परसेंटेज। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में ह्यूजली फंड अलोकेशन बढ़ाया गया है। ठीक है। ऑब्वियसली उससे जो माइग्रेंट लेबरर्स अपने घर आ रहे हैं उनको इनकम ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो घर जाके भी उनको इनकम देना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री के लिए फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेश इंसॉल्वेंसी वाली प्रोसीडिंग अगले 1 साल तक नहीं होगी, और एलिजिबल लोन साइज को भी यहां पे सब्सटेंशियली इंक्रीज करा गया है। और कोविड 19 रिलेटेड डेट जो है उससे किसी भी तरह का जो डिफॉल्ट है उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, सो कोविड 19 रिलेटेड डेट नॉट टू ट्रिगर डिफॉल्ट। तो इस कारण से, और यहां पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग भी बंद कर दी। तो कोविड 19 के सेल कम हो रही है सबकी, उस कारण से जो भी प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज को आने वाली है, जिससे इंसॉल्वेंसीज हो सकती हैं, बहुत और कारण होते हैं, उसको फिलहाल 1 साल के लिए सस्पेंड करके रखा गया है। इंपॉर्टेंट चेंज। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 17th में, मतलब कल, क्या था? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, या आप इसको वर्ल्ड टेलीकॉम डे मान सकते हैं। आपको थीम बताना है, थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो वर्ल्ड टेलीकॉम डे 17th मई को होता है, ये ध्यान रखना, और थीम बताना है। ये रहा आंसर, कनेक्ट 2030 आईसीटीज। आईसीटीज मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बेसिक मतलब है कि 2030 तक जो हमें एसडीजीज पूरे करने हैं, उसमें आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। उसी को एम्फसाइज करने के लिए ये थीम रखा गया है। और ये डे सेलिब्रेट प्राइमरीली कौन करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आईसीटी की फील्ड में, जो 1865 में बनी थी, और इसमें लगभग 193 मेंबर्स हैं। और जेनीवा स्विट्जरलैंड में जो शहर है वो हेडक्वार्टर है आईटीयू का, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इतनी जानकारी काफी रहेगी, खासकर थीम पे खास नजर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जनरल एटलांटिक, ये एक यूएस की काफी बड़ी इक्विटी फर्म है। ये 6,598 करोड़ रुपीस के आसपास इन्वेस्ट करने वाले हैं। कौन सी फर्म में? एंड द आंसर इज जियो। बहुत सारी कंपनीज अब जियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक का तो जानते ही हैं, फेसबुक ने जियो में 9.99% शेयर खरीदा है। कई और कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। अब उस एक लिस्ट में कौन जुड़ गया है? जनरल एटलांटिक। आर्टिकल हिंदू का आपके सामने है। सो ये रही अमाउंट, 6,598.38 करोड़। और स्टेक कितना मिलेगा? 1.34%। फेसबुक ने 9.99 लिया था, इनका 1.34% है। ठीक है। और बिल फोर्ड ये सीईओ हैं जनरल एटलांटिक के। बाकी आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं, बट कंपनी का नाम एंड सीईओ का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बताना है आपको। व्हाट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है दिल्ली में, वो नई बनने वाली है, और इसके आसपास का पूरा एरिया रीडेवलप होगा। पार्क्स, ग्रीनरी, पेड़ वेड़, बिल्डिंग सब रीडेवलप होके उस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। उसकी कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट
20,000 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड इसे सीपीडब्ल्यूडी इंप्लीमेंट करेगा। पर इसको कई लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कई लगभग काफी रिटायर्ड ऑफिसर्स ने एक ओपन लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस इन लोगों ने, कि प्लीज इस प्रोजेक्ट को अभी होल्ड पे रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत सीरियस होगी और कंट्री को उससे निकलने के लिए पैसा उन असेंशियल चीजों में रीडेवलपमेंट में लगाना पड़ेगा। तो अब कई लोग ऐसा चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखा जाए। फिलहाल तो ये होल्ड पे नहीं है, इन द सेंस कि इसका प्रोसीजर चल रहा है। अब डिसीजन क्या होता है उस पर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन आर्मी ने एक बेहतरीन प्रपोजल कंसिडर कर रही है जिसको टूर ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। सो उसका टेन्योर बताना है। पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। आंसर इसका 3 इयर्स है। अब प्रपोजल ये है, इंडियन आर्मी ने एक प्रपोजल कंसिडर कर रही है कि जो यंग वर्किंग प्रोफेशनल है, जो आर्मी को अपना करियर बनाना नहीं चाहते पर कुछ समय के लिए सर्व करना चाहते हैं, उनको 3 साल के लिए मौका मिलेगा। वो वहां पर सर्व कर सकते हैं अंडर द वेरियस रैंक्स, बस 3 साल के लिए। ठीक है, तो प्रपोजल 3 साल का है और ये वॉलेंटरी है, मतलब इन लोगों की मर्जी उसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें, और एडमिशन के नॉर्म्स ढीले या डाइल्यूट नहीं करे जाएंगे। एंट्री वाली कंडीशन जो भी है वो तो रखी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल है जिसमें एक आम आदमी आर्मी में एक टेम्पररी पीरियड स्पेंड करके कंट्रीब्यूट कर सकता है। इससे नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग भी बढ़ेगी और वो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी टेम्पररी के नाम पे एसएससी होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल का, जो 4 साल मतलब टोटल 14 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो अभी तो टेम्पररी के नाम पे ये होता है। अब एक टूर ऑफ ड्यूटी वाला प्रपोजल और है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, अंडर कंसिडरेशन है, पर इंटरेस्टिंग चीज है। अप्रूव होगा तो इसकी बात आगे भी करेंगे। 3 साल को ध्यान रखिएगा, टूर ऑफ ड्यूटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कल भी पूछा था। एम्फन साइक्लोन कहां ओरिजिनेट हो रहा है? आंसर है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन ओरिजिनेट हो रहा है। नाम ध्यान रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फेन। और कुछ ही दिनों में तैयारी पूरी जोर शोर पर है, सरकार पूरा मेहनत से सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये पूरे एरिया में स्ट्राइक करेगा। लेट अस होप बहुत नुकसान ना हो इसमें। एम्फन, बे ऑफ बंगाल। 7 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इंटरनेशनली बहुत डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो 2 देशों में सरकार ठीक से बन गई है जहां पे 2 फैक्शंस के बीच में लड़ाई चल रही थी, एक अफगानिस्तान और एक इजराइल। तो पहले अफगानिस्तान वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अफगानिस्तान में लास्ट ईयर सितंबर में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, जिसका रिजल्ट 2 महीने पहले आया था। और किन के बीच में इलेक्शन हुए थे? अशरफ घानी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच में। पर ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, ये बोल रहे थे कि ये जीत गए, वो बोल रहे थे कि वो जीत गए, इसलिए बहुत कंट्रोवर्सी थी। और इस वक्त प्रेसिडेंट अशरफ घानी है, पर कंट्रोवर्सी चल रही थी और अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट फेज से निकल रहा है। यूएस तालिबान की डील हो चुकी है कि धीरे धीरे यूएस फोर्सेस पीछे जाएंगी अपने देश वापस। और अब एक और डिस्कशन होने हैं तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में। तो अफगान गवर्नमेंट में इस तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह की लैक ऑफ यूनिटी खतरनाक हो सकती थी। अब एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, एक पैक्ट हो गया है, पीस डील या पावर शेयरिंग अग्रीमेंट हो चुका है। अब वो प्रॉब्लम थोड़ी खत्म हो जाएगी और जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में अग्रीमेंट अब होने वाले डिस्कशन, वो और बेटर तरीके से हो पाएंगे। अब सवाल सुन लीजिए, ये तो बैकग्राउंड थी। एज पर द ये रहा, एज पर द न्यू पावर शेयरिंग डील साइंड इन अफगानिस्तान, हु विल लीड नेशनल रिकॉन्सिलेशन हाई काउंसिल? ये क्या होता है बताऊंगा, पहले आंसर सुन लीजिए। अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अब सुन लीजिए इस अग्रीमेंट में क्या बातें हुई है मोटे तौर पर। एज पर दिस पावर शेयरिंग अग्रीमेंट, कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, प्रेसिडेंट अशरफ घानी बने रहेंगे। अशरफ घानी कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर्स जो होंगे, कुछ मेंबर्स जो होंगे, वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला फैक्शन के भी रखे जाएंगे। और अब्दुल्ला अब्दुल्ला इस हाई काउंसिल, नेशनल रिकॉन्सिलेशन हाई काउंसिल को हेड करेंगे। और अफगान सरकार और तालिबान के बीच में जो डिस्कशन होने वाला है, उसके सारे डिसीजंस लेने की पावर रहेगी इस काउंसिल के पास, जिसके हेड अब्दुल्ला अब्दुल्ला को बनाया गया है। तो यह है पावर अग्रीमेंट। क्लियर? चलो आगे भी फॉलोअप करेंगे इस चीज को कि कितना चलता है ये। ओके, इजराइल पार्लियामेंट में भी आप जानते हैं फ्रेंड्स, बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गेंट्स के बीच में, जो अभी तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, और बेनी गेंट्स के बीच में क्लियर मेजोरिटी निकल के नहीं आ पा रही थी, सरकार स्टेबल नहीं बन पा रही थी। ठीक है, 3 इलेक्शन तो पिछले 1 साल के अंदर हो ही गए थे, आगे भी खतरा था, अब वो खतरा टल चुका है। फिलहाल एक यूनिटी गवर्नमेंट यहां पे बन चुकी है दोनों लोगों के बीच में, बेनी गेंट्स और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। अब पावर शेयरिंग हो जाएगी, सरकार बन चुकी है। और इस प्रपोजल को इजराइल की पार्लियामेंट, जिसमें 120 मेंबर होते हैं, 120 मेंबर्स, जिसका नाम नेसेट है, कई बार ये भी पूछा है मैंने आपसे, नेसेट, इसने अप्रूव कर दिया है।
तो अब इसराइल में स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी। ये अप्रूवल कितने साल का है आपको बताना है, 3 साल का अप्रूवल हो चुका है। आर्टिकल देख लीजिए द हिंदी न्यूज़पेपर से। सो 120 मेंबर की नेसेट ने अप्रूव कर दिया है कोलिशन गवर्नमेंट, 73 लोगों ने फेवर में वोट किया था, एंड अब दोनों लोग साथ में काम करेंगे। कौन? दिस यूनिटी गवर्नमेंट विल बी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एंड हिज फॉर्मर राइवल बेनी गेंट्स। अब ये लोग साथ में आएंगे और जो लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस इसराइल में हुआ था वो अब खत्म हो गया। ठीक, और इसके साथ साथ नेतन्याहू ने यह भी बोल दिया है कि जो उनके प्लान्स है टू एनेक्स द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एरिया, वेस्ट बैंक इज द कंट्रोवर्शियल टेरिटरी इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, उसको इजराइल एनेक्स करेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि ऐसे प्लान्स हम परसू करेंगे। तो काफी बोल्ड ये बात बोली है, देखिए कैसे आगे काम होता है। और कोविड 19 को फाइट करने के लिए भी अब यूनिटी गवर्नमेंट बेहतर काम कर पाएगी। एक बात और, वेस्ट बैंक का जो पूरा इशू है वो मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा, बहुत बड़ा सा एक हिस्टोरिकल इशू है, बट फिलहाल इतनी जानकारी इस इशू में काफी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, पाकिस्तान में एक इशू जो पीओके में चल रहा था उसमें थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो पहले सवाल तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? हम प्राइम मिनिस्टर का नाम तो बहुत सुनते हैं, इमरान खान। हु इज द प्रेसिडेंट? द आंसर इज आरिफ अलवी। आरिफ अलवी इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। खबर यह है कि पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैज promulgated an order to form a caretaker government as well as conduct elections in Gilgit-Baltistan province, which was strongly opposed by India. गिलगिट-बाल्टिस्तान पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वहां पे आप ये देख लीजिए पिछला डेवलपमेंट जो था, द प्रेसिडेंशियल promulgation comes days after Pakistan Supreme Court on April 30 allowed the federal government to amend the 2018 administrative orders to conduct general elections in the region। और ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान के 2018 के ऑर्डर है, it provided for administrative changes including authorizing the prime minister of Pakistan to legislate on an array of subjects। तो इसका इंडिया ने अपोज किया है। इंडिया ये मानता है, यहां पे आप देख सकते हैं, दैट एंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहां की जो ऑटोनॉमी स्ट्रक्चर है उसको पाकिस्तान ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए हमने अपोज किया है। और वहां पे जनरल इलेक्शंस का अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, प्रेसिडेंट ने भी वो प्रोमोलगेट ऑर्डर कर दिया है, इलेक्शंस का भी और केयरटेकर गवर्नमेंट का भी। और इंडिया इस इश्यू में पहले ही प्रोटेस्ट कर चुका है, एंड वी हैव ऑल्सो एक डेमार्च इशू हो चुका है टू द सीनियर पाकिस्तानी डिप्लोमेट, बेसिकली एक तरह का स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। अब देखते हैं, अभी जो असेंबली गिलगिट बाल्टिस्तान की वो 5 साल कंप्लीट कर रही है 24 जून को। अभी पूरा इशू कैसे रेज होता है, क्योंकि हम भी इसको प्रोटेस्ट करेंगे, पाकिस्तान भी इसमें आगे बढ़ रहा है। इस इशू को हमें फ्यूचर डेवलपमेंट में देखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, डू वे ही इज द चाइनीज एम्बेसडर टू विच कंट्री? आंसर है इजराइल। इशू एक्चुअली ये है दैट इजराइल में जो चाइनीज एम्बेसडर थे जिनका नाम है डू वे, ही इज फाउंड डेड। ठीक है, एक्चुअली ये 14 डेज से क्वारंटाइन में गए थे ऑन अराइवल इन इजराइल बिकॉज ऑफ द न्यू कोरोना वायरस आउटब्रेक। अब इसमें पूरी रिसर्च चल रही है, मतलब पूरी इंक्वायरी चल रही है। फिलहाल कॉज ऑफ डेथ जो है उसको बताया जा रहा है कार्डियक इंसिडेंट, कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। एडिशन इसमें फाइनली आ जाएगा, कोई ऐसी बहुत मेजर कंट्रोवर्सी यहां पे नहीं है। डेथ अनफॉर्चुनेट है, बट फिलहाल कार्डियक अरेस्ट का रीजन बताया जा रहा है। कुछ डेवलपमेंट आगे होता है वो देख लेंगे। ठीक है, और प्रीवियसली वो चाइना के एम्बेसडर थे, कहां के? यूक्रेन के। अभी इजराइल के थे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। कल दोबारा क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए। होपफुली कंटेंट पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।